इस अस्पताल के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं और आपने ये कहा कि हो सकता है किसी बहाने अस्पताल में कुछ सुधार आ जाए और जो वहां पर मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा था, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, जो इलाज वहां पर उनका हो रहा था, उसमें भी कुछ तेजी आई है? जी बिल्कुल ऐसा लगता ज़रूर है, लेकिन जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले संकेत को बता रहा था, क्योंकि कल रात को भी मैं यहाँ पर आया था, मैं वो वार्ड इधर है, वहाँ पे अभी बहुत ज़बरदस्त मीडिया का जमावड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन मरीजों को बिना परेशानी के कुछ देर में उनसे बात ज़रूर कर पाऊँ। तो वहाँ पर 2 वार्ड है, 2 कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में कल जब मैं रात को यहाँ पर करीब 11:15 के आसपास आया था, 12 बजे के आसपास आया था, तो उन दोनों कमरों में, एक कमरे में 7, एक में 8 बेड थे। चादरें वहाँ बदली ज़रूर गई थी, सफाई का बड़ा तगड़ा कार्यक्रम चल रहा था। और आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो दोनों कमरों में 6-6 बेड लगे हुए हैं। कल वहां पर 15 बेड पर 14 पेशेंट्स थे। आज कुल मिलाकर वहां पर 12 बेड हैं, जिसमें से एक में 4 एक वार्ड में और दूसरे वार्ड में 2 पेशेंट हैं। तो बाकी पेशेंट क्या डिस्चार्ज हो गए हैं, क्या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है, इसकी जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर शायद आपने नहीं देखा होगा, मैं समय संकेत को वो दिखा रहा था कि जिस तरीके से ये कल मैं जब आया था तो ये यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बन रहा था और ये वाटर कूलर साथ में रखा हुआ था। इस वाटर कूलर की भी अपनी एक कहानी है जो अब लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। ये वाटर कूलर नया लगाया गया है ये दिखाने के लिए कि इस अस्पताल में पेशेंट्स के लिए सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। अगर लेकिन आप पानी पीना चाहें या मैं इसमें से अगर बोलते बोलते थक जाऊं और पानी पीना चाहूं तो इसमें से पानी निकलेगा नहीं। ये सिर्फ वाटर कूलर लगा हुआ है, इसमें पानी नहीं है क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं है। कल सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस वार्ड में भी एक वाटर कूलर है, वो लगा ज़रूर दिया गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, इसमें सिर्फ कनेक्शन का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, पानी जाने का इंतज़ाम ही नहीं है। इसी वजह से लोग बता रहे थे कि वो परेशान होते हैं, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और पानी जो यहाँ पर काम करते हैं वो अपने घर से लाते हैं और बाकी लोग जो हैं उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, वो बोतलें खरीद के लाते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, उस वार्ड की तरफ देखते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ा भीड़ कम होगी तो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये शायद आपको बताता है कि कैसे जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें की गई और इन सब चीज़ों का सोचा नहीं गया कि सिर्फ दिखावे के लिए रख दिया जाए। ये मैं दोनों बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि ये जब मैं रात को आया था दोनों तरफ ये यहाँ पर नहीं था। इसके हमारे पास विजुअल्स भी हैं, ये लगाया गया है अभी जिससे कि नीचे की शायद गंदगी और बाहर का परेशानियाँ लोग ना देख सकें। और दूसरा वार्ड ये है जिसके अंदर उन घायलों को रखा ज़रूर गया था। अभी यहाँ पे भारी संख्या में कैमरे आपको दिखाई पड़ेंगे। इन वार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। इन वार्ड्स के अंदर जो आज आपको नई गुलाबी इन बेडशीट्स और तकियों के साथ ये जो बेड दिखाई पड़ रहे हैं, कल यहाँ पर 4-4 बेड थे और यहाँ पर इस रूम में 7 बेड थे, उसमें 8 बेड थे। आज यहाँ पर बिल्कुल 6-6 बेड है और इस रूम के अंदर जो कल पूरी तरीके से भरा हुआ था उसमें एक मरीज़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा जिनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है। मीडिया भी फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो हो जाएगा तो बिना उनकी परेशानी के कोशिश करेंगे बात करने की। ये कल मेरे सामने पूरा शीशों की और यहाँ पे सफाई हो रही थी। मैं क्या 1 मिनट आप लोगों से बात कर सकते हैं अगर दिक्कत ना हो? आप इस वार्ड में ही थे, सॉरी आप यहाँ से नहीं हैं, तो यहाँ पर कौन है अभी इंचार्ज कौन है? अच्छा, तो जब PM साहब आए थे तो आप थे यहाँ पे? थोड़ा सा 1 मिनट आ जाएंगे सर ज़रा? तो कितने पेशेंट्स से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की? पहले यहाँ पे जो फीमेल वार्ड में पेशेंट है, एक पहले वहाँ से बात की, बाद में सिर्फ वहाँ पे जो 5 मेल पेशेंट है सभी से मतलब बात सिर्फ 2-3 से की, लेकिन सभी को यहाँ पे सभी के खबर अंतर सर ने पूछा और सबको मिल के गए वहाँ से। सर कितने पेशेंट्स हैं अभी? एक फीमेल वार्ड में और 5 मेल वार्ड में। 5 मेल वार्ड में। कल रात को जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर भी पेशेंट्स जो थे वो 4-4 बेड लगे हुए थे और करीब 8 में से 7 बेड्स पे पेशेंट थे और उसमें भी करीब 7 या 8 पेशेंट थे, मेल थे सभी पेशेंट। तो क्या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है? नहीं, वो बेसिकली वो सब जो पेशेंट था वो रूटीन जो आ रहे थे वो थे। वो जो ये इंसिडेंट हुआ वो वाले पेशेंट है, जो इंसिडेंट में इंजर्ड जो पेशेंट होते हैं ये सब यही पेशेंट है। इंसिडेंट में इंजर्ड सिर्फ 5 पेशेंट है अभी? ये अभी सब 6 पेशेंट, 5 और 1 6। तो वो जो बाकी जो रूटीन में लोग कल तक रात को यहाँ थे वो उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है? वो यहाँ पे ये सर बाजू के वार्ड में, दूसरे वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। क्या आपसे भी बातचीत की प्रधानमंत्री जी ने?
नहीं सर, वो सब हायर अथॉरिटी से उन्होंने बात की थी, बाकी यहाँ पे सब पेशेंट के सभी के साथ उन्होंने बात की थी। डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि क्या इलाज चल रहा है? तो मेरे सीनियर थे, उनसे सबसे बात की थी उन्होंने। अच्छा, तो अभी क्या हालात है वैसे जो पेशेंट्स हैं यहाँ पर? सभी पेशेंट अभी सेटल है, सब अभी कोई कंप्लेन नहीं है अभी, और पेशेंट्स अभी इम्प्रूव हो रहे हैं अभी। आप कब से काम कर रहे हैं सर यहाँ पे? मैं यहाँ पे 1 मंथ से हूँ अभी। 1 महीने से। 1 महीने में अस्पताल में इतने चाक चौबंद प्रबंध हमेशा रहते हैं या अभी कल कुछ खास तरीके से तैयारी हुई? नहीं, यहाँ पे रूटीन में भी ऐसे भी स्टाफ सभी अवेलेबल ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ तभी सभी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, IMA मेडिकल एसोसिएशन और मोर भी है, वहाँ के सभी स्टाफ भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ गए थे। इसलिए यहाँ पे स्टाफ तो एडिक्वेट था, लेकिन फिर भी वहाँ से सब हेल्प। सफाई ऐसी ही रहती है हमेशा? हाँ, ये सर वो सब रूटीन जो है वो सब प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो तो होते ही यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब को परेशानी में नहीं डालूंगा ये पूछकर कि मेरे सामने कल यहाँ पर किस तरीके, और जो हमारे पास ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहने की बात है, वो हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं कि कल मुझे याद है कि एक महिला यहाँ पर ड्यूटी पर लगाई गई थी जो इन शीशों को रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। तो जो कल तक यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे उन्हें आज कम करके सिर्फ वही पेशेंट यहाँ पर रखे गए हैं। मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त जो पेशेंट्स हैं वो भी, हमें शायद ये बात भी समझनी होगी कि वो लोग अभी इंजर्ड हैं और अभी अपनी इंजरी से रविवार को ही इतना एक बड़ा हादसा देखकर बाहर निकले हैं, और बहुत सारे मीडिया भी उनके ऊपर कैमरा का ग्लेयर है, तो उनको परेशानी में ज़रूर डाला जा रहा होगा। कोशिश करेंगे कि बाद में उनसे बात कर पाएँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बाहर से बता सकता हूँ कि कल जब मैं आया था तो बिल्कुल मेरे जहन में ये जो एक एक पेशेंट है, मैं बता सकता हूँ आपको कि कौन कहाँ पर था। ये जो जिनके हाथ में चोट लगी हुई है ये इसी बेड पर थे कोने पे, उसके साथ जो एक दूसरे बेड पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिनके पैर में चोट लगी हुई है, वो बिल्कुल कोने वाले लास्ट बेड पर थे। एक व्यक्ति इधर है जिनके गले में चोट लगी हुई है, वो भी कल दूसरे नंबर बेड पर थे, दूसरी तरफ थे। तो ये थोड़ा व्यवस्था को सुधारने के लिए शायद मोदी प्रधानमंत्री जी की आसानी के लिए, पेशेंट्स की आसानी के लिए ये ज़रूर किया गया है। उम्मीद है कि ये इस तरीके की जो व्यवस्था है कि जहाँ पर जो पेशेंट है, जिस वार्ड में जो जिसके लिए डेप्यूटेड है, उसी पे वहाँ पर काम होगा, ये जारी रहेगा। क्योंकि कल तक कम से कम इस अस्पताल की ऐसी स्थिति थी नहीं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इन जो मरीजों को इसी तरह की सुविधाएं मिलती रहे और अस्पताल में इस तरह के काम होते रहें, तो सफाई ऐसी रहेगी, हर अस्पताल में ऐसी ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सिविल अस्पताल है ये मोरबी का, जहां पर प्रधानमंत्री आए हैं। अंकित हमें दिखा रहे हैं लगातार वहां से अंदर की तस्वीर, और अंकित ने बताया कि वहां पे इस वक्त बहुत भारी भीड़ है, मीडिया की भीड़ है। मीडिया के जो कैमरे हैं वो उन मरीजों के ऊपर चमक रहे हैं जो वहां पे हैं, इसलिए हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते और उनसे हम इत्मीनान से बात करेंगे बाद में। लेकिन प्रधानमंत्री भी कुछ लोगों से मिले हैं, प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात भी की है, कुछ वो लोग जो यहाँ पर भर्ती हैं। और अंकित, आप ये पूछने की भी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, तो जो एक्सीडेंट, जो ये इंसिडेंट हादसा हुआ है उसमें घायल लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कितने अस्पतालों में उन्हें, क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि और भी अस्पतालों में वो जाएंगे और वहां पहुंचे, वो उस जगह पे गए जहां पर ये पुल टूटा, अस्पताल में आए, और क्या वहां पर उनका कार्यक्रम है? जी, प्रधानमंत्री जी के सिर्फ 3 कार्यक्रम जो अब हमें बताए गए थे वो हैं, जिसमें सब प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल में आए, यहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत की। उसके पहले वो उस जगह पर गए थे जहाँ पर पुल टूटा था, वहाँ पर होम मिनिस्टर ने उनको पूरा जायज़ा दिया, बताया कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री गए हैं सीधे एसपी सिटी के ऑफिस में, जहाँ पर अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जायजा लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या क्या कार्रवाई हो रही है, और वहां पर मुख्यमंत्री और बाकी जो अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि करीब 5-5:15 बजे का समय रहेगा जब प्रधानमंत्री यहां से अपना दौरा ख़त्म करके वापस जाएंगे। तो किसी और अस्पताल में या और कहीं जाने का कम से कम ऐसी जानकारी आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था इस अस्पताल के बारे में, हमें बताया गया 40 लोग लगाए गए थे कल रात को इस पूरे अस्पताल की पुताई करने के लिए। बाहर से जिन वार्ड्स में प्रधानमंत्री गए उनको ठीक करने के लिए नई बेडशीट्स, नए बेड्स भी यहाँ पर आए थे, और वाटर कूलर्स लगाए गए। 4 मैंने गिने थे, मुझे बताया गया है 8 नए वाटर कूलर्स लगे हैं, लेकिन उनमें से एक बदकिस्मत वाटर कूलर ये भी है जो लग तो गया है पर उसमें पानी नहीं है, उसका कनेक्शन नहीं है। कुल मिलाकर
हाँ जी जी रात को फ्रिज भी नया आ गया। अभी नहीं आया है, वो देख लिया मैंने, चल नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं यहाँ पर वो भी इस बात की तस्दीक करते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है या किस तरीके से अमूमन यहाँ का इस अस्पताल का दिन रहता है, जो आज बिल्कुल एक नए तरीके से शायद दुनिया के सामने, लोगों के सामने और प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत हुआ है। जी, शुक्रिया आपका अंकित, बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारियां हमें दी, दिखाया इस अस्पताल की तस्वीर क्या थी, पहले आप वहां रात में गए थे उस वक्त इसकी क्या हालत थी, और आज जो है वो आनन फानन कितना बदल गया है। यानी कि अगर आज चाह हो तो फौरन कितना सुधार किया जा सकता है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री के आने के लिए इसकी रंगाई पुताई तमाम चीजें हुई, वाटर कूलर ला के रख दिया गया। ये अलग बात है कि उस वाटर कूलर में से पानी नहीं आ रहा था, सिर्फ कूलर लगा दिया गया, वहां पर कनेक्शन नहीं था। अंकित धन्यवाद आपका, आपके पास हम वापस दोबारा आएंगे। तो प्रधानमंत्री वहां से अब आगे निकले हैं। आपको हम बता दें कि मोरबी का जो सिविल अस्पताल है उसमें रातों रात 40 पेंटर काम पर लगे थे और उन्होंने इसको चमकाया है प्रधानमंत्री के दौरे के पहले। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर खाली वार्ड की सफाई हुई, नए बेड लगाए गए, बिस्तर लगाए गए। अंकित हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी कि उन बिस्तरों पर नई चादरें बिछी जहां पर कल रात तक कुछ नहीं था, नए बेड लगाए गए, घायलों को खाली वार्ड में शिफ्ट किया गया। 160 किलोमीटर दूर जामनगर से कुछ नए बेडशीट मंगाई गई है। अस्पताल में 4 नए वाटर कूलर लगाए गए, लेकिन ये जो वाटर कूलर लगाए गए हैं इसमें वहां पर मौजूद लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पानी इसमें आता नहीं, इसमें तो भी कनेक्शन नहीं। और पहले से जो लोग वहां पर काम करते हैं वो लोग जो हैं अपने घरों से पानी लाते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन ये जो काया पलट हुई है उसके बाद से काफी सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग भर्ती हैं, जो घायल भर्ती हैं, क्या इसका उनको भी कुछ फायदा मिलेगा? अस्पताल जो प्रबंधन है उसको क्या उन मरीजों की, उन घायलों की फिक्र है, या सिर्फ अपने अस्पताल को चमकाकर प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत कर देना था? अस्पताल जो भी हो, क्या वहां पर डॉक्टर वो तमाम इलाज मुहैया करा पा रहे हैं? जो मरीज हैं वहां पर उन्हें दवा मिल पा रही है? ये तमाम चीज जो है ये सवाल बने हुए हैं और इसे लेकर ही सभी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे दूसरे लोग, ये सवाल तो पूछेंगे ही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस समर्थक और पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला, हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं कुलदीप कुमार, अजय उमत हैं ग्रुप एडिटर अहमदाबाद मिरर के, और विवेक कुमार श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हैं। विवेक जी, आपने अपनी आंखों के सामने तस्वीरें देखी, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने वहां पर लोग मारे गए, घायल इतने हैं, उन सबको छोड़कर अस्पताल की जो बदहाली थी उसको सजाने संवारने की क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री के दौरे के पहले? जी बिल्कुल नगमा जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब कभी इस तरह का वीआईपी दौरा लगता है तो स्थानीय स्तर पे अधिकारी इस तरह की कवायदों से बाज नहीं आते। डॉक्टर वगैरह तो इलाज में लगे रहते, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो इस तरह की कवायदे करता है। हमेशा प्राय देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह ऐसे दौरे की नौबत आई। जी, और लेकिन सवाल वही है, सवाल ये सिविल अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, वहां पर पहले इतनी बदहाली क्यों? कि लोगों के, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। बाकी लोग तो मान लीजिए साज सज्जा में लग गए, लेकिन पहले वहां अस्पताल है, वो वहां पीने का पानी नहीं आता, 4 वाटर कूलर ऐसे ही लाके लगा दिए गए। नगमा जी, मैं आपकी चिंता से सहमत हूँ कि यदि वहां पे वाटर कूलर में कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें चिंताजनक है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री को समय रहते इसकी चिंता करनी चाहिए थी। ये स्थितियां प्रधानमंत्री के दौरे के पहले सुधारी जा रही, ये बहुत पहले सुधार जानी चाहिए थी। अगर ऐसा है, ये स्थितियां ठीक नहीं है। अजय उमर जी, काफी फसीहत हुई इस चीज को लेकर, तस्वीरें सामने दिख रही हैं, हमारे सहयोगी भी कल रात वहां पर गए और आज सुबह गए, और कितना फर्क दिख रहा है। और इस पूरी आपाधापी में जो मरीज हैं, जो घायल हैं, कुछ को कहीं शिफ्ट किया गया, बाकी जो है उनको क्या, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा होगा। और पूरे इस दौरे को लेकर जो वहां पर एक हंगामा मचा रहा, उसमें जहां ध्यान दिया जाना चाहिए था, एक तो वो सवाल है, दूसरे की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर सवाल है कि इतना बड़ा हादसा, इस पे जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो कंपनी है जिसको जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जाना चाहिए था, वहां से अब तक कुछ भी नहीं।
बिल्कुल सही बात है नगमा जी आपकी। यहाँ तक कि मैट्रेसेस और लिनन्स जो है वो जामनगर हॉस्पिटल से लाई गई है, राजकोट से। जो आपने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। रास्ते, रोड जो है उसका रिसर्फेसिंग हो गया, नए रोड बन रहे हैं पिछले 18 घंटे से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां आने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान जो है वो प्राइम मिनिस्टर की विजिट को लेके दिया गया है। जहां दोनों साइड पे जो ब्रिज है उसके जो दोनों साइड पे जो हैंगर लगे हुए हैं, वहां पर ओरेवा कंपनी का जो होर्डिंग लगा हुआ था उसके ऊपर भी एक सफेद चादर लगा दी है। मतलब वो आपाधापी में इतनी लिपापोती हो गई है कि जिससे ज्यादा फजीहत हो रही है गवर्नमेंट की। ये कुछ नहीं करते तो अभी चलता, मतलब हम सब जानते हैं कि हादसा हुआ है एंड इट वॉज ए हॉरिफिक इंसिडेंट। लेकिन जो आपने दूसरा पॉइंट कहा, उससे फजीहत जो है ज्यादा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जो पारदर्शिता की बात कर रही है उसकी कलई खुल गई है, क्योंकि ये पूरे हादसे में जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी जिसने सीएसआर के तहत, ओरेवा कंपनी जो वॉच बनाने का काम करती है, वो घड़ी बनाने वाली कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके न मालिक को न मैनेजिंग डायरेक्टर को, उनका नाम तक, उस कंपनी का नाम तक पूरी एफआईआर में नहीं है। बल्कि चौकीदार को अरेस्ट किया गया है, जो टिकट काटने वाला था उसको अरेस्ट किया गया है, जिसने रिपेयरिंग का काम किया था, जिसने फैब्रिकेशन का काम किया था, उसको अरेस्ट किया गया है। इसलिए मोरबी और आसपास के इलाके के लोग जो हैं वो जानते हैं कि पटेल कम्युनिटी के ये कदावर इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। और उनके बीजेपी के काफी सेंट्रल लीडर्स जो हैं उनके साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, इसकी वजह से कोई उनका नाम नहीं ले पा रहा है। अनफॉर्चुनेट बात इससे भी ज्यादा है कि ये ब्रिज जो है उसको आपाधापी में विदाउट फिजिबिलिटी टेस्ट, विदाउट नॉन डिस्ट्रक्शन टेस्ट, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम रिक्विजिट परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी इसको चालू कर दिया गया, और आज तक किसी ने उसके सामने कोई कड़ी कार्यवाही भी नहीं उठाई। और ये घटना हुए अभी 72 घंटे हो गए, अभी तक द ओनली एक्शन इज इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओनली एक्शन इज इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पे कहने को कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुछ और लोग हैं, ऐसे करके कुछ गिरफ्तारियां। सिक्योरिटी वाले का है जो टिकट फाड़ता है, जो टिकट फाड़ने वाला है। आप टिकट फाड़ने वाले को आपने ये नहीं कहा था कि भाई तू 150 से ज्यादा टिकट मत फाड़ना, उसको तो जितनी टिकट वो फाड़ेगा उसके हिसाब से चौकीदार उसको अंदर एंट्री देगा। चौकीदार का बेचारे का क्या कसूर है? मतलब कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ना। मैं आपको बताऊं, इस हादसे से गुजरात सरकार ने जो लेसन सीखे हैं कि अहमदाबाद में अटल ब्रिज है जिसका इनोग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वहां 10,000 टिकट फटती थी, उसकी जगह अब कंट्रोलिंग करके सिर्फ 3,000 टिकट जो है वो ही रोज इश्यू कर रहे हैं। द्वारका के अंदर जो ब्रिज था वो ब्रिज बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पे। द्वारका, बेट द्वारका से जो बोट्स चलती थी वो बोट्स बंद कर दी गई है, और हर एक बोट में अब 10 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाती है। तो कुछ लेसन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने सीखे हैं, लेकिन वो सीखने की जरूरत मोरबी में थी, जहां ना कलेक्टर से अनुमति ली गई, ना नगर पालिका से अनुमति ली गई, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने अपने आप ही पूरा नए साल के दिन ये ब्रिज जो था उसका इनोग्रेशन कर दिया। जी, किसी से कोई इजाजत नहीं, किसी से कोई इजाजत नहीं ली गई, लेकिन बावजूद इसके कॉन्ट्रैक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। टिकट फाड़े गए और टिकट इतने ज्यादा दिए गए या बेचे गए वहां पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उस पुल पर पहुंच गए हैं। इस पर हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के दौरे की तस्वीर है। प्रधानमंत्री अस्पताल में गए अब से कुछ देर पहले जो मोरबी का सरकारी अस्पताल है, और वहां पर वो मरीजों से मिले, घायलों से मिले जो वहां पे भर्ती हैं, उनका हालचाल जाना। लेकिन तो ये तस्वीरें आप वो देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री कुछ देर पहले वहां पे पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री कुछ लोगों से इन्होंने मुलाकात की है, लेकिन उनके आने के पहले जिस तरह की तैयारी वहां पर हुई और पूरा फोकस प्रधानमंत्री के दौरे पर हो गया, उससे ये सवाल उठते हैं कि जब भी इस तरह का हादसा होता है और बड़े वीआईपी आते हैं, उनके दौरे होते हैं, क्या उन्हें अचानक दौरा करना चाहिए, औचक दौरे होने चाहिए, देखना चाहिए जाके कि वहां क्या सिचुएशन है, या इसकी इस तरह की घोषणाएं होनी चाहिए जिसपे इतना समय मिलता है, लीपा पोती का समय मिलता है, पेंटिंग, कूलर उठा के लाके लगा दिए गए। तो क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पे सरकारी अस्पताल? और इतनी बड़ी यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है, हादसा हुआ है, घायल हैं इतने ज्यादा लोग, तो वो सवाल उठ रहे हैं कि वहां पे गिरफ्तारियां, वहां पे जांच पड़ताल, घायलों को सही समय पर सही इलाज, किन्हें बचाया जा सकता है, इन सबको छोड़कर अगर प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सब चीज को सजाने संवारने में पूरा सरकारी अमला लग जाता है तो ये किसका नुकसान है? सवाल बहुत सारे विपक्ष उठा रहा है। तहसीन पूनावाला, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, आपके क्या सवाल हैं? अब
नगमा जी, पहली बात तो ये बहुत दुखद मामला है और हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। पर आपको लगता है कुलदीप जी, एक मिनट में दोबारा से पूछ लूं कि प्रधानमंत्री वहां पर गए, ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री गए, अस्पताल गए, घायलों से मिले, और इससे बहुत हौसला अफजाई होगी उन लोगों की जो मुसीबत के वक्त में है। तो प्रधानमंत्री का दौरा जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। देखिए नगमा जी, प्रधानमंत्री जी गए, अच्छी बात है, लेकिन उनके जाने पर वहां कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी पेंट पॉलिश करने में लग गई। आप सोचिए, अगर घर का भी पेंट आपका किसी का होता है तो वहां रहने वाले लोगों को कितनी समस्या होती है। तो जो पेशेंट वहां एडमिट थे, जिनका इलाज चल रहा होगा वहां पर, उन्हें कितनी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। सारे के सारे अधिकारी, पूरी की पूरी सरकार इस बात में लग गई कि पीड़ितों का इलाज हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कुछ कमियां दिखनी नहीं चाहिए। ये मॉडल है 27 साल का गुजरात का, इनका जो गुजरात के लोगों को इन्होंने दिया है। आज जो महत्वपूर्ण सवाल है नगमा जी, वो ये है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है पुल को चलाने का, पुल को बनाने का, एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ओरेवा को, उसको ये टेंडर कैसे दे दिया गया, किनके कहने पे दिया गया, उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ते हैं और कितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को उस कंपनी देने का काम किया। पहली बात ये, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों उस कंपनी ओरेवा को बचाने के लिए लगी हुई है कि अभी तक भी FIR के अंदर उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है। ये बड़ी बात है। और क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है स्टेट के मुख्यमंत्री जी की, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, 27 साल से भाजपा का शासन है, क्या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनको एक भी पल अपने पद पर बने रहने का अधिकार है क्या? जिनके राज्य में, शासन में उनके कुप्रबंधन के कारण, उनके अनियमितताओं के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण अगर 150 परिवारों के चिराग बुझ गए, उनके घर के दीप बुझ गए, तो क्या मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार बिल्कुल है कुर्सी पे? बिल्कुल भी अधिकार नहीं है नगमा जी। ये 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी एक कंपनी को बचाने में लगी हुई है, अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है, डीएम को बचाने में लगी हुई है। कोई आके बचाने के लिए तैयार नहीं है कि ये आके चल में बताए कि उस कंपनी में FIR क्यों नहीं की गई, उस कंपनी के मालिक का नाम क्यों दर्ज नहीं किया गया FIR के अंदर। अभी वो पीड़ित परिवार के लोग ये पूछ रहे हैं, आज मोरबी के लोग ये पूछ रहे हैं। आपको जितनी बार जाना आप जाइए, जितनी बार आना आइए, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इस मौके पर उन पीड़ितों को इलाज अच्छा दे दीजिए, बेहतर इलाज दे दीजिए। ये इनकी व्यवस्था है अस्पतालों की कि रातों रात इनको वाटर कूलर लगवाने पड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल पे देख रहा था अभी, जहां वाटर कूलर का कनेक्शन तक नहीं है। सोचिए, जिस अस्पताल में पीने तक का पानी नहीं है, आज वो ये हादसा हो गया। तो विवेक जी, एक मिनट में तहसीन पूनावाला के पास जाना चाहूंगी कुलदीप जी, लेकिन उसके पहले विवेक श्रीवास्तव से बात करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो विवेक जी, मौका आपको जवाब देने का जरूर मिलना चाहिए। और ये ताज्जुब लगता है कि जिस गुजरात मॉडल की बात होती है, उस गुजरात में, उस विकसित गुजरात में इस तरह के अस्पताल हैं जहां पीने का पानी नहीं है या जहां इतनी बदहाली है। जी नगमा जी, अगर ये स्थिति है जहां पे वाटर कूलर आप दिखा रहे कनेक्शन नहीं है, तो ये ठीक नहीं। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को इसको पहले चेतना चाहिए था। ये नहीं, वही सवाल उठ रहा है कि फिर वो विकास, जिस गुजरात मॉडल की बात होती है, वो मॉडल तो फिर उतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब दिखता नहीं कि विकास वहां पर इतना नहीं। देखिए, ये एक वाटर कूलर से आप पूरे प्रदेश के, एक नहीं है सर, ये अस्पताल एक है जहां पीने का पानी ही नहीं था और वाटर कूलर ला के रखे गए और अस्पताल इतना बुरा था। ये हादसा है, हादसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हादसा तो एक अलग है, अस्पताल की हालत और व्यवस्था की बात होती है, हादसा तो है ही। दौरा प्रधानमंत्री जी चूंकि वहां स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबा समय बिता चुके हैं और उतने दिन बाद अगर एक अभिभावक के रूप में उन पीड़ितों के बीच जा रहे, तो इससे उनका हौसला बढ़ेगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा और उनको तमाम चीजें, तकलीफों में राहत होगी। अच्छा, इसको तो सकारात्मक रूप से दौरे को लिया जाना चाहिए। तो तहसीन पूनावाला, इस दौरे को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। जाहिर है अच्छी बात है, प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो ये अच्छी बात है, वहां पर लोगों का हौसला बढ़ेगा, उनको बहुत इत्मीनान होगा कि भाई प्रधानमंत्री देश के आ रहे हैं। इस हादसे में जो भी तकलीफें हैं, जो कमी रह गई है, इसके बाद भरपाई जिस तरह से भी करनी होगी, चाहे घायलों पीड़ितों को, वो प्रधानमंत्री के दौरे से शायद उसमें तेजी आएगी। सवाल आप लोग इसके सकारात्मक तरीके से क्यों नहीं ले रहे, विवेक जी पूछ रहे हैं। नगमा जी, अव्वल तो मैं सभी जो लोग, जिन लोगों के परिवार के लोग इस हादसे में शहीद हुए, उनको मैं कंडोलेंसेस देना चाहता हूँ। और अजय जी के बाद से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आपके दर्शकों को एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, एक फोटो।
ये वो 3 लोग हैं जिनको अरेस्ट, ये उन 9 लोगों में से 3 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया। दिखाना चाहेंगे वो तस्वीर एक बार, हम फुल फ्रेम लेके तहसीन कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं हम तस्वीर को प्लीज? जी जी, ये इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। 9 में से जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है ये है। इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है 140 लोगों के मृत्यु के लिए, इन लोगों को। और ये कौन लोग? ये ना ही उस कंपनी के एमडी है, ना ही उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका नाम एफआईआर में जो कंपनी के मालिक है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला घड़ी बनाने वाली कंपनी, उनका नाम है। इन गरीब लोगों को पकड़ा गया है। इनकी क्या गलती है? इन्होंने, ये तो क्लर्क है, ये तो वॉचमैन है, इनको पकड़ा गया है। ये आपके दर्शक देख ले, क्या यही गुजरात मॉडल है? इससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। देखिए, इस मुल्क में यही होता है कि गरीब पकड़ा जाता है, जो पैसे वाले लोग हैं वो बच जाते हैं। सबसे पहला सवाल, विपक्ष प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। 140 से अधिक लोगों की जाने गई है, तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है। सबसे पहला सवाल, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, जब से 2008 से इस कंपनी के बारे में कंप्लेंट्स आ रही थी? दूसरा सवाल, कंपनी के एमडी, कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम एफआईआर में क्यों नहीं? इन गरीबों ने क्या किया है? तीसरा सवाल, मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। कल शाम को एनडीटीवी की रिपोर्ट आई और इसमें सच्चाई है, क्योंकि परसों पूरी रात रेस्क्यू वर्क चला, तो कल रात को रेस्क्यू क्यों रोका गया? रेस्क्यू इसलिए रोका गया, क्या इसलिए रोका गया कि माननीय प्रधानमंत्री जा रहे? ये रेस्क्यू रोकने का काम क्या था? अगर एक जिंदगी भी बच जाती, वो एक जिंदगी बहुत ज्यादा थी, कल रात को रेस्क्यू क्यों रोका गया? चौथी बात, और ये प्रश्न जरूरी है पूछना, कि आज ये जो एसआईटी गठित हुई है, इसमें 2 आईएएस अफसर है, 1 आईपीएस अफसर है। ये तो प्रशासन को ही रिपोर्ट करते हैं, वही प्रशासन जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वही प्रशासन जो इस कंपनी के साथ मिला हुआ है। आपने इसमें एक सिटिंग हाईकोर्ट जज या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को क्यों अपॉइंट नहीं किया? ये एसआईटी आईएएस और बाबुओं की एसआईटी क्यों बनाई? पांचवा सवाल, एक ब्रिज का उद्घाटन हो जाता है, कंपनी वाले करते, क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि ब्रिज का उद्घाटन हो गया, वहां पर पैसे लिए गए और टिकट के रेट बढ़ाए गए? क्या प्रशासन को ये नहीं पता था? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या माननीय मुख्यमंत्री को, क्या माननीय जो वहां के विधायक है, क्या उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए इस बात को लेकर? सवाल ये है, और लास्ट सवाल ये है कि आज 27 साल से भाजपा की सरकार है गुजरात के अंदर। आज हम एक सिविक हॉस्पिटल देख रहे हैं, अंकित त्यागी ने उस हॉस्पिटल का वर्णन किया। कल रात को वहां पर कूलर नहीं था, वहां पर रेफ्रिजरेटर नहीं था। ये किस तरह का विकास चल रहा है गुजरात के अंदर? ये चीज हमने कोविड के दौरान भी देखी। तो गुजरात मॉडल है क्या ये गुब्बारा है जिसमें जैसे ही पिन लगता है गुब्बारा फूट जाता है? क्या यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं? गुजरात सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? मुख्यमंत्री साहब की अकाउंटेबिलिटी क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी की अकाउंटेबिलिटी क्या है? और लास्ट सवाल, आज माननीय प्रधानमंत्री को क्या जाना वहां जरूरी था? क्यों जाए प्रधानमंत्री? क्यों यहाँ पर बाधा है? जिनका इलाज होना है वो इलाज हो, रेस्क्यू वर्क चले। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर देखते, ड्रोन्स पर देखते। प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर से वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं जी तहसीन, आपने कई सारे सवाल पूछे हैं और हमारे जी आपने कई सवाल पूछे हैं। सारे सवाल जो हैं वो काफी लाजमी सवाल हैं और जरूरी सवाल हैं जो पूछे जाएंगे और पूछना ही चाहिए विपक्ष को भी और सभी लोगों को। हमारे पास इतना ही वक्त है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ विवेक जी, प्रधानमंत्री का दौरा क्या वहां जरूरी था इस समय? क्या इससे बाधा नहीं आती? और दूसरी बड़ी बात कि गिरफ्तारियां जो हुई हैं, वो गिरफ्तारियां जिन लोगों की आप शक्लें देख रहे हैं, कौन है वो लोग? सिक्योरिटी गार्ड है, कोई टिकट काटने वाला है? क्या वहां के विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या कार्रवाई वहां पे नहीं होनी चाहिए? देखिए नगमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये पुल नगर निगम के दायरे में था। तो पहली बात, तो नगर निगम के दायरे में जब ये विषय आ गया तो विधायक का तो इसमें कोई सीधा हस्तक्षेप रहता नहीं है। दूसरा, जो लोग पकड़े गए हैं, जांच अभी जारी है, धीरे धीरे जांच बढ़ती जाएगी और बड़े नाम भी जो भी इसमें शामिल होंगे, किसके आदेश पे पुल खोला गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, अभी तो जो धरपकड़ हुई कंपनी ने शायद कंपनी ने वहां पे जो जिला प्रशासन या जो भी से भी परमिशन कोई ली नहीं गई, कंपनी ने अपने आप खोल दिया। ये कंपनी जिसको कोई तजुर्बा नहीं था पुल की मरम्मत का, जो घड़ियां बनाती थी, इसलिए सवाल है कि उनको ठेका कैसे दे दिया गया, क्यों दे दिया गया? जी अभी एक ये पदछाप लोगों के द्वारा आ रहा है, अभी जांच जारी है, जांच अभी समाप्त नहीं हुई है। जांच समाप्त होने से पहले ही इसलिए सवाल नहीं, जांच तो जाहिर है कि होगी, पर सबसे जो पहल दिख रहा है वो ये कि जो सबसे कमजोर कड़ी है उनको पकड़ लिया गया है और एक भी नाम उस कंपनी के लोगों का नहीं है जिन्होंने ये पुल बनाया और हड़बड़ में खोला समय से पहले और टिकट कट के वहां पर लोगों को भेज रहे थे और जहां पे संख्या जितनी इजाजत थी उससे ज्यादा लोग गए।
तो उन लोगों पर जांच कोई जारी कार्रवाई है। नहीं हुई है। जांच जारी, सब लोग इसके दायरे में आएंगे, कोई बख्शा नहीं बिल्कुल, जाएगा। सब एक ही वाक्य का जवाब इस पर अभी फिलहाल हो सकता है आपका कि जांच जारी है, इसलिए अभी कुछ कहना नहीं चाहिए। बहरहाल ये सवाल बने हुए हैं। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस बातचीत में। गंभीर हादसा है, बड़ा हादसा है, और ये सवाल बने हुए हैं कि किस तरह की बदइंतजामी यहां पर पहले भी हुई और अभी हुई, और अस्पतालों में क्या हालात है, इसलिए सवाल बने हुए। और जो जांच चल रही है, उस जांच के दायरे में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन पे सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। उस कंपनी से अभी एक भी गिरफ्तारी या किसी का कोई नाम नहीं आया जिसने इस ब्रिज की मरम्मत का ठेका लिया था। ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोरबी में है, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और इसके अलावा एक हाई लेवल बैठक वहां पर की है। प्रधानमंत्री ने बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्री और अधिकारी वहां पर शामिल हैं। तो एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री मोदी ने इस मोरबी के ब्रिज दुर्घटना को लेकर। इस प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहें। जो पीड़ित परिवार हैं उनको किसी भी तरह की जो राहत चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, वो लगातार उन्हें मिलती रहनी चाहिए। तो अधिकारियों को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहें। और मोरबी की जो पुल दुर्घटना हुई है जिसमें लगभग 140 लोगों को बताया जा रहा है कि मारे गए हैं, उसको लेकर बैठक की है प्रधानमंत्री ने, एक हाई लेवल बैठक जिसमें कि मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री राज्य के शामिल थे और कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो उस बैठक की तस्वीरें हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जिसके पहले वो मोरबी के सिविल अस्पताल में गए जहां पर कुछ घायल भर्ती हैं, उस घटना स्थल पे गए जहां पर पुल टूटा है। तो इन जगहों पर अधिकारियों से बातचीत की है, कुछ घायलों से मिले हैं और उसके बाद एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की है। तो मोरबी में ये बताया जा रहा है कि अब 135 लोगों की मौत की तो पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश चल रही है। वैसे ये भी बताया हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने कि कल रात यहाँ पे कुछ जो सर्च ऑपरेशन है उसको कुछ देर के लिए रोका भी गया था। वैसे इस सर्च तलाशी के काम में सेना और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने आज दोपहर में इस जगह पे जाकर इस बचाव कार्य का जायजा लिया है। इस वक्त पे हम लोग मच्चू रिवर के बीचों बीच मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं ये वही रिवर है, वही नदी है जिसमें कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना, भारत की रीसेंट टाइम्स की सबसे बड़ी दुर्घटना ही कह लीजिए, उसने वो हुई थी। ये वो सस्पेंशन ब्रिज है जो परसों शाम 6:30 बजे पूरा का पूरा गिर गया, पूरा का पूरा टूट के कोलैप्स हो गया, आप देख सकते हैं। और आपको ब्रांडिंग भी हम दिखा दे उस कंपनी की, ओरेवा कंपनी, जिसको रेनोवेशन का काम दिया गया था सरकार द्वारा। अब हम इस बोट में हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट है। इस बोट को कहा जाता है जेमिनी। हमारे साथ जो भी मौजूद है इस वक्त पे, ये लोग इंडियन कोस्ट गार्ड डाइवर्स हैं। देश के सबसे बेस्ट डाइवर्स को इस काम के लिए बुलाया गया था क्योंकि ये एक सबसे इंटेंस और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा था। डेथ टोल है वो है 135 लोगों की डेड बॉडीज को अब तक रिकवर करा जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी ऑन है। सभी डिफेंस की यूनिट, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी टीम्स को यहाँ बुलाया गया था ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए। अभी हमारे सामने एक जो डाइवर है, मैं आपको बता दूं, जिनको गोताखोर कहा जाता है, वो नीचे आप देख सकते हैं, वो नीचे हैं। उनसे जो रोप अटैच्ड है उस रोप को कहा जाता है लाइफलाइन, ताकि किसी तरीके की परेशानी उन्हें नीचे ना आए। ये नीचे हैं और इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। इस एरिया में डेड बॉडीज ढूंढने की, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी कुछ देर पहले एनडीआरएफ कमांडर से बात हुई जिन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लोगों की जो अभी तक लापता है, गुमशुदा है, उनकी तलाश जारी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये भी कहना है कि और मिसिंग कंप्लेंट्स हो सकता है फाइल हो। हमारे पास जैसे ही नंबर आएगा हम आपको एग्जैक्ट फिगर देंगे कि कितने लोग अभी तक गुमशुदा हैं। पर मैं आपको बता दूं, इस वक्त पे ये जो बोट है ये ठीक मच्चू रिवर के बीचों बीच है, जहां पे डाइवर्स जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के, आप देख सकते हैं, वो लोग
बॉडीज जो लोग गुमशुदा हैं अब तक, उनकी बॉडीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग घिरे हुए हैं इस वक्त पे, और कम से कम ना हो तो 15 से 20 और बोट्स से, जो कि इंडियन नेवी की बोट्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट्स हैं, आर्मी की बोट्स हैं, एनडीआरएफ की बोट्स हैं, और वो लोग सभी परसों से एक सेकंड भी बिना सोए हुए, एक सेकंड भी बिना खाए पिए हुए सिर्फ इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितनी से जितनी जानें बचा सके उतना अच्छा। डेप्थ अगर मैं सर से एक बार पूछ सकूं, सर डेप्थ इसका क्या रहेगा रिवर का? मैम 3 to 5 मीटर। 3 to 5 मीटर्स। और आप लोग सर कब तक और ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट रखेंगे? मैम टिल द टाइम वी डोंट गेट डायरेक्टिव्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। ठीक है। और आपने मुझे बताया सर ये एरिया क्लियर नहीं है, तो इस एरिया को आप लोग को क्लियर करना है। वो वाला एरिया क्लियर हो चुका है कि वहां अब कोई मडी वाटर में कोई डेड बॉडी नहीं ट्रैप है। इज दैट राइट सर? राइट मैम, राइट। शाम 6:30 बजे परसों के दिन जब ये ब्रिज पूरा का पूरा टूट गया, पूरा का पूरा नीचे आ गया, हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि इस ब्रिज को रीओपन करने से पहले किसी तरीके का फिटनेस सर्टिफिकेट या तो एनओसी या तो क्वालिटी चेक सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। भूलिए मत, 135 जो है वो डेथ टोल है। और क्या 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 वैल्यू है इस देश में लोगों की जान की, और खास करके एक गरीब की जान की। आप सोचिए उन लोगों की जो लोग यहाँ पे कोई पूजा मनाने आया था, कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे आया था, और उनको कोई उनकी गलती नहीं थी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके से एक ब्रिज जो कि 26 तारीख को रेनोवेट किया गया है गवर्नमेंट टेंडर के को लेकर, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा और इतने लोगों की मौत हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना, कितनी बड़ी दुखद स्थिति है हमारे पूरे देश के लिए, खास करके मोरबी के लिए, गुजरात में। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ओरेवा ग्रुप ये कंपनी थी जिसने ये रेनोवेशन का काम लिया था। ठीक मेरे पीछे ये आप आर्मी की बोट देख सकते हैं, वो लोग भी इसी काम में जुटे हुए हैं कि जितने जल्दी रेस्क्यू कर सके, जितनी जल्दी रिकवर कर सके बॉडीज को, उतना बेहतर। इस वक्त ये मच्छू रिवर नदी के हम लोग बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक ऊपर ये पुल था जो टूट गया। आशा करते हैं कि और बॉडीज ना मिले, पर जो कड़वी सच्चाई है ग्राउंड पे वो यही है कि हो सकता है और भी बॉडीज हो जिनका अभी मिलना बाकी हो। और सबसे बड़ी बात जो कि एनडीटीवी लगातार कल से पूछ रहा है सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों इतने सारे प्रोटोकॉल्स और रूल्स को तोड़ा गया, क्यों सेफ्टी प्रोसीजर्स को ध्यान में नहीं रखा गया। 400 लोगों को एक ऐसे ब्रिज पे जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 से 150 लोगों की लेने की है, क्यों अलाउ किया गया? कहाँ थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहाँ थे सरकारी लोग, कहाँ थे सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? ये सवाल हम लोग लगातार सरकार से पूछ रहे हैं। आप लोग एनडीटीवी के साथ बने रहिए। मैं तनुश्री पांडे, कैमरा पर्सन निनत के साथ, मोरबी, गुजरात से। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का आप नेता पे एक बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी है एक गोपनीय चिट्ठी और सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने कहा है कि तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए हैं। यह भी आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने पीए के जरिए 2 करोड़ महीने की मांग की थी। इस मुद्दे पर सियासी आरोप और प्रत्यारोप जारी है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं, तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है।
तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चूंकि गुजरात में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, इसलिए सुकेश चंद्रशेखर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। वैसे दिल्ली में अब योगा क्लास बंद करने के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल में एक तकरार शुरू हो गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल और बीजेपी पे इस पर जमकर हमला बोला है। कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, योगा बंद नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे। ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा और योगा क्लासेस होंगी। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा और हम देखते हैं कि कैसे रोकते हैं ये लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग करके रोकेंगे तो दिल्ली की जनता जो है वो इसका जवाब देगी। पंजाब के अंदर भी हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों को योगा सिखाएंगे। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी हम लोगों को फ्री में योगा सिखाएंगे। साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब मुंबई पुलिस ने कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया है। 1 नवंबर यानी कि आज से ही जो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे उन पे कार्रवाई की बात थी, लेकिन अब आज से जन जागृति करने का फैसला लिया गया है और 11 नवंबर से ई चालान काटा जाएगा। दरअसल टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियन ने व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की है।